मधुमक्खी की आत्मकथा पर निबंध। मधु, कितना मधुर शब्द है यह। कहते सुनते ही मुख तथा कानों में एक तरह की स्वस्थ शहद या मिठास सी घुलने लगती है। लेकिन भाई, मक्खी शब्द का अकेले प्रयोग या उच्चारण किया जाए तो यह सोचकर जी मितलाने लगता है कि जैसे कुछ आयोजित एवं अस्वाभाविक निगल लिया गया हो। लेकिन मैं तो केवल मधु ही हूं, और न मात्र मक्खी ही, बल्कि मैं तो मधुमक्खी हूं, जिसके पास अमृत तुल्य मिठास तो है ही, चुपकर शरीर को सूजा हुआ कुप्पा बना देने, कई बार प्राणों तक का हरण कर लेने वाला तीखा डंक भी है। इस कारण भैया, अमृत तुल्य मिठास का, मधु का रसास्वादन करने की इच्छा से मेरे समीप जरा सोच समझ कर ही आना। प्रकृति ने जीवन और समाज को तरह तरह के रस भरे सुगंधित फूल, पेड़ पौधे, अनेक प्रकार की वनस्पतियां और उनके साथ साथ कई प्रकार के जीवन जंतु आदि वरदान स्वरूप दिए हैं। उन अनंत असीम वरदानों में से एक वरदान में मधुमक्खी भी है। प्रकृति ने एक ओर तो मुझे अपने ही भिन्न सुंदरतम सजीव तत्वों का रस चूसने के लिए सुगंध स्वाद ग्रहण कर पाने में समर्थ जीभ और सूक्ष्म होठ प्रदान कर रखे हैं। दूसरी ओर अपने संचित धन मधु की कई प्रकार के चोर, चोषक और शोषक प्राणियों से रक्षा करने के लिए तीखे डंक के रूप में अनंत शक्ति भी प्रदान की है। इस कारण मैं आनंद, सुख एवं रहस्य, रोमांच एक साथ करा जाया करती हूँ। मेरा नाम सुनते ही लोगों के मुख जहाँ मधुर स्वाद की अनुभूति से भरकर लार टपकाने लगते हैं, वहां भयभीत होकर मुझसे बचे रहने की प्रेरणा भी दिया करते हैं। इस संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जिसे मुझसे तनिक भी भय नहीं लगा करता, और जो निशंक भाव से मेरे श्रम संचित मधु के छत्ते को भरे देखते ही बचाने का लाख प्रयास करने पर भी निचोड़ कर पी जाया करता है। जी हाँ, उस प्राणी का नाम है रिच, यानी भालू। उसके सामने मेरा कतई कोई वश नहीं चल पाया करता। आजकल तो लोग लाभ कमाने की व्यापारिक दृष्टि से मेरा पालन अपने घरों तक में करने लगे हैं, पर कुछ दशकों पहले तक मेरा अस्तित्व केवल दूर दराज के घने जंगलों में हुआ करता था। आज भी निश्चय ही मेरा मूल निवास घने जंगल ही है। वहाँ कोई भी घना वृक्ष और उसकी डालियाँ मेरा निवास बन सकती है, और कई बार पहाड़ी गुफाओं, घरों के आसपास पड़े खाली मकानों, स्थानों, खंडहरों में मेरा आवास बन जाया करता है। पर मुख्यतया मैं प्रकृति का जीव होने के कारण हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में ही रहना पसंद किया करती हूँ। मेरा भोजन अन्य जाति की मक्खियों की तरह गंदगी, गंदी वस्तुएं और जूठन आदि कदापि नहीं है। मेरा भोजन है खिले फूलों, कलियों, रसीले अंकुरों, पत्ते पत्तियों और फलों का रस। इसको पीकर मेरा बदन फूल तो जाया ही करता है, कुछ मस्ती से भरकर गुनगुनाया भी करता है। नहीं नहीं, अन्य जाति के मक्खियों की तरह भिनभिनाया कदापि नहीं करता। फिर उस रस के फोक को उगलकर मैं अपनी जाति की और मक्खियों से मिलकर छत्ता तैयार किया करती हूँ, और अपने तात्विक रस से उस छत्ते में मधु तैयार किया करती हूँ। पहले छत्ते में इसे उड़ेल कर फिर हम सब मिलकर उस पर बैठ जाया करती हैं, और तब तक उसे ही खाती पीती बैठी रहती है कि जब तक फूलों वनस्पतियों का वह कच्चा रस प्राकृतिक नियम से पककर मधु या शहद के रूप में नहीं हो जाता। छत्ते के पक जाने की पहचान कर पारखी चुराने वाले कई तरह से हम पर आक्रमण करके हमारी सारी कमाई को निचोड़ उतार बाजार में बेच दिया करते हैं। इस प्रकार हम मधुमक्खियों द्वारा की गई कमाई अर्थात संचित मधु आप मनुष्यों के पास पहुंच जाता है। हम मधुमक्खियों की भी अपनी एक अलग व्यवस्था है। नर और मादा हमारे दोनों रूप हुआ करते हैं। हमारी एक रानी मक्खी हुआ करती है।
हम सब पर उसी का शासन चला करता है। वही मधु का छत्ता बनाने के लिए उचित स्थान का चयन किया करती है। उसी के आह्वान पर हम सभी इकट्ठी होकर उस छत्ते में पुष्प वनस्पतियों का रस इकट्ठा कर उसे मधु बनाया एवं पकाया करती है। एक छत्ता टूट जाने पर प्राकृतिक नियम से ही हमें अपना ठिकाना कहीं दूसरी जगह बनाना पड़ता है। देहाती किस्म के लोग तो मधु पाने के लिए छत्ते के नीचे कई बार आग जला दिया करते थे, जिसकी आंच पहुंचते ही हम उड़ जाती और वे मधु चुरा लेते। कई बार काला कंबल ओढ़कर हम हमला किया जाता, लेकिन आजकल मधुमक्खी पालन भी एक वैज्ञानिक कुटीर उद्योग हो गया है। तो हमें पालने से लेकर मधु निकालने तक हर जगह वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाने लगी है, जिन्हें हर तरह से निरापद माना जाता है।